लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कि लाठी लेके पहुंच जाना या कफन बांध के पहुंच जाना या चिता लेके पहुंच जाना, ये शब्द मुझे लगता है किसी बड़े नेता के लिए जो है थोड़े हिंसा की तरफ प्रेरित करने जैसे होते हैं। और मुझे लगता है कि जब इस तरह का कोई अनुष्ठान होता है लोकतंत्र का, जब नतीजे आ रहे होते हैं, ये स्वीकार करने का दिन होता है। लेकिन फिर भी कुछ हारे हुए लोग कुंठित होते हैं, कुछ नौजवान जो जनसभाओं में शामिल होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, वो निराश होते हैं, वो हिंसा की तरफ ना बढ़ जाए। इसलिए बड़े नेताओं को ये चाहिए, पहले से अपील करना चाहिए कि शांति बना के रखिएगा, एक दूसरे को बधाई दीजिएगा, स्वीकार करिएगा, लोकतंत्र को मजबूत करिएगा। और ये भी कह सकते हैं, मैं फिर यही कह रहा हूं कि आप तक तो ठीक है, लेकिन सर पे कफन बांधना जैसे शब्द जो है ऐसे मौके पर ऑब्जेक्शनेबल है। लेकिन एक चीज जो मैं खुल के बात कहूं कि विपक्षी नेताओं की तरफ से जो बयान आ रहा है, उनका ये कहना है कि एग्जिट पोल एक बिल्कुल प्रायोजित था, पैसा देके और सत्ता के दबाव में आया, और वो जो प्रधानमंत्री ने फिगर दिया था वहां जाके करीब कर दिया। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। और उनका ये कहना है कि सवाल इस तरह के किए गए विपक्षियों से कि भाई उससे फायदा क्या होगा। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, अधिकारी जो होते हैं देश भर के, खासतौर से जिलाधिकारी जो होते हैं, उन पर दबाव बनता है, उनको साइकोलॉजिकल लगता है कि फिर से सरकार आने वाली है, हमें फिर से उनके अधीन करना पड़ेगा। तो जिन सीटों पर 1000, 2500 का अंतर हो रहा होता है जीत का, तो सत्तारूढ़ दल के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको वो जिता देते हैं। ठीक है नाविद भाई, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा सख्ती से हटाए रहिए, लेकिन कफन वफन की बात ना करें तो अच्छा है। ठीक है। उसको ये भाजपा वाले कैसे प्रभावित कर लेंगे? ये तफरीम लेने आए हो क्या? जगलस कर रहे हो? ये प्राइमरी स्कूल का खड़ा है क्या? रेले पड़े हो? स्टालिन के राज्य में कलेक्टर स्टालिन के अधीन है कि प्रशांत पटेल के अधीन है? मजाक कर रहे हो? और उत्तर प्रदेश में फोन करने की जरूरत क्या है? मान लीजिए केंद्र में भाजपा नहीं आए, उत्तर प्रदेश में तो योगी है ना कलेक्टर, तब क्या लालू प्रसाद यादव के अधीन हो जाएगा फर्रुखाबाद का कलेक्टर? यार क्या कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? इतनी भी गर्मी नहीं पड़ रही, क्या लेवल बोलो अभी। जय हिंद, जय मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, पावर पैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक मस्त वीडियो लेकर आ गया हूँ, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। गांधी को याद करते हुए करो या मरो की तरह आंदोलित हो गई है कि 17C एजेंट के दस्तखत नहीं होते हैं, लेकिन एजेंट के पास वो फॉर्म 17C होता है, उसे जानकारी होती है कितना वोट पड़ा है। ये हमारी पार्टी के कार्यालय में हमारे पास पूरे हैं, क्योंकि हमें पता था कि बीजेपी किसी भी साजिश षड्यंत्र में शामिल हो सकती है, इसलिए जानकारी पूरी हम लोगों ने डे 1 से रखी है। भी किसी जगह पर ऐसा नहीं दिखा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग आए हों। उनके टेंट खाली थे, मैदान खाली थे, और इसमें से कई साथी ऐसे हैं जो एग्जिट पोल में शामिल हैं। वो उनकी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ मैनेजमेंट का भी काम करती हैं। तो जो लोग उनके समय समय पे बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, वही एग्जिट पोल मैनेजमेंट के लिए आए हैं। वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। लगा रहे थे ना कि खटाखट 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 बोल रहे थे ना। 4 जून को देखिएगा, खटाखट खटाखट हवाई जहाज में बैठेंगे, कोई इटली जाएगा, कोई जापान जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, ये खटाखट खटाखट भागेंगे सब। उन्होंने बनारस में कहा 10 लाख पार, 10 लाख पार की हवा निकल गई, 11 लाख वोट पड़ा, और अभी ये 400 जो बोला था 400 प्लस, वही एग्जिट पोल दिखा रहा है। वो पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल तरीके से दबाव बनाने का काम है और लोगों को हतोत्साहित और लोगों को कमजोर करने का काम है। मैं अपने इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं से कहूँगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कि डटकर आखिरी वोट गिनवाकर ही वहाँ से हिलना है और सर्टिफिकेट लेकर हिलना है। हम सब लोग बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं और कल इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 4 तारीख को जब मतगणना होगी, 12 बजे तक स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। एनडीए पूरे देश में 400 पार करेगा, प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। वो भी समोसे और जलेबी का नाश्ता कर रहा है आजकल चुनाव के मौसम में। वो मूर्ख है क्या? कफन बांध लेगा? आप कहिए कि हम इस्तीफा देके सड़क पर लड़ेंगे? नहीं ना, आप लड़ेंगे नहीं, और चेलों से कह रहे हो कफन बांध लो। दिग्विजय सिंह जीतेंगे नहीं जीतेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर भाजपा की 300 सीटें आ गई और दिग्विजय जीत जाए गलती से, तो क्या दिग्विजय सिंह छोड़ देंगे अपनी सीट? क्योंकि तब तो उनके कहे के मुताबिक ये गड़बड़ है। नहीं छोड़ेंगे, अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे, चुपचाप आगे शपथ ले लेंगे और अटेंडेंस रजिस्टर पर दस्तखत कर देंगे ताकि उस भत्ता बन जाए उस दिन का। खैर, प्रशांत पटेल जी, बड़ी विचित्र स्थिति है। अभी तक हम ये सुनते थे कि भाई एग्जिट पोल पे भरोसा है या नहीं, जो जिसका अच्छा दिखाते थे वो भरोसा कहते, दूसरा नहीं। अब की थोड़ा तीखापन है आवाज में। दिग्विजय ने तो भाई सीधा लाइन खींच दी कि हमारी सरकार बनाएंगे, कल के नतीजे तो हम मानेंगे ये ईमानदारी चुनाव हुआ, और भाजपा वालों के बनाएंगे तो हम कहेंगे ये गलत चुनाव है, बेईमानी है। एक मतलब वो उनके कहने का आशय ये कि चुनाव अगर हमारे जिताने के लिए हो, हमें जिताने के लिए, तब तो चुनाव है, नहीं तो काय का चुनाव। एक अखिलेश जी ने कहा कि करो या मरो, सर पे कफन बांध ले गए नौजवान। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। कल लोकतंत्र के इतने बड़े महापर्व का अंतिम पारायण है, 5वां अध्याय है। मैं सोच रहा था 5वां अध्याय समाप्त होगा, आरती होगी, पंजीरी बटेगी, शंख बजेगा। यहां तो करो मरो जा वाली स्थिति आ रही, डू और डाई। जी अमिताभ जी नमस्कार।
नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में लेफ्ट विचारधारा के लोगों का प्रभाव बढ़ रहा है, तो उस तरीके उसके साथ साथ उन लोगों के विचारों में इस तरह की कम्युनिस्ट मानसिकता और नस्ली संविधान विरोधी और लोकतंत्र विरोधी जो मानसिकता उनके बयानों से झलकती जा रही है। इस प्रकार का पहले कभी नहीं देखा गया है कि चुनाव के बाद इस तरह की बातें की गई हों कि जनादेश हमारे पक्ष में नहीं आएगा तो हम इस तरह के काम करेंगे। अब जिस प्रकार जयराम नरेश ने भी पत्र लिखा कि बयान दिया कि 150 डीएम को अमित शाह जी का फोन गया, जब चुनाव आयोग ने बोला तो बोले पहले तो बोला कि 2 तारीख को जवाब देंगे, नहीं दे पाए, फिर 3 तारीख को लेटर लिखा गया कि नहीं, हमें 1 सप्ताह का समय चाहिए। तो इस तरह का ये लोग जो असमंजस पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, और अखिलेश यादव के भी बयान कहीं न कहीं उसी तरीके की विचारधारा की तरफ जा रहे हैं। और यही लोग तो पूरे चुनाव में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रहे थे। अब जैसे चुनाव समाप्त हो गया, वोटिंग समाप्त हो गई, काउंटिंग होने वाली है, तो उसके बाद ये पूरी तरीके से लोकतंत्र और संविधान विरोधी बात कर रहे हैं। और इसी मानसिकता के लोग पश्चिम बंगाल में हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भी 32,000 सीआरपीएफ के जवान वहां पे रहेंगे, क्योंकि वहां पर हिंसा का इतिहास है। चुनावी हिंसा तो होती है, उसके बाद वोटिंग और काउंटिंग के बाद ही वहां पे हिंसा होती है। तो ये मानसिकता वही है कि हम जीतेंगे तो ठीक है, नहीं जीतेंगे तो मतलब लोकतंत्र संविधान का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह की मानसिकता के लोगों को जनता लगातार जवाब दे रही है। और ये हम लोग तो पहले दिन से स्पष्ट, हम लोग पहले दिन से भी कह रहे थे कि हम 4 सीटें जीतने के सरकार बना रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, कल भी वही परिणाम आने वाला है। लेकिन 1 जून तक तो इन लोगों के बयान कुछ और थे। 80 में 80 सीटें उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी कह रहे थे हम जीतने वाले, जैसे वोटिंग हो गई तब इनके सुर बदल गए हैं। इसका मतलब जो चुनाव तक की बातें कर रहे थे, इनके वहां पे बातें कुछ और थी, कहने की बातें कुछ और थी, करने की बातें कुछ और थी। खैर, हालांकि कोई इस तरह की इनकी कोई करने की कोई सी हिम्मत नहीं है, और कहीं भी करेंगे तो उसका इलाज उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, बाकी जगह भी किया जाएगा, जहाँ पे सेंट्रल पुलिस भी रहेगी, सेंट्रल पुलिस भी इनका इलाज करने काम करेगी। अब वो जमाने गए कि अब इस तरह के लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी काम करके बच जाते थे। बयान देना एक अलग बात है, जयराम नरेश भी फंस गए हैं, और बाकी लोग इस तरह का अगर कोई कार्यकर्ता हिंसा करने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद भी कुछ तरह समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस तरह का करने का काम किया था। 2022 के चुनाव के बाद काफी दिन तक जेल रहे थे, कोई अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं गए थे। तो ये लोग अपने कार्यकर्ताओं को खाली मरवाने का, उनको जेल में भिजवाने के काम करेंगे, उनको प्रताड़ित करवाने का काम करेंगे। इनका कुछ नहीं होगा, लंदन भाग जाएंगे, अपने कभी परिवार के लोग नहीं कहेंगे भाई जाके हिंसा करिए। इन कार्यकर्ताओं को इस तरह को इनको उकसा करके जरूर उनका करियर खराब कर देंगे ये लोग। नवेश को चुनाव का पूरा केंद्रीय विमर्श या कहें मेन फोकस इस बात पर रहा संपूर्ण विपक्ष का कि बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को बचाना है, संविधान पर खतरा है, क्योंकि लोकतंत्र तो संविधान का ही हिस्सा है। अब जब हम मैंडेट पर ये शर्त लगा देते हैं कि हमें जिताओगे तो हम अच्छा मैंडेट मानेंगे, नहीं तो हम कह देंगे फर्जी है, तो बाबा साहब का संविधान तो सबसे पहले ठुकरा दिया जाता है। नहीं, संविधान ये इजाजत तो नहीं देता कि आप जीतो तो चुनाव है और ना आप हार जाओ तो चुनाव फर्जी है। नवेश को आज भी संविधान का और लोकतंत्र का अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वो लोकतंत्र है जिसका दुनिया सलाम करती है। हमारे लोकतंत्र में हमारे चुनाव के तौर तरीकों को दुनिया बहुत अप्रिशिएट करती है और उसको अपनाने की कोशिश करती है। चुनावी काउंटिंग मैंने बहुत करीब से देखी है, एक पत्रकार होने के नाते बहुत पारदर्शिता होती है। एक एक गिनती जो है वो हर पार्टी का, हर प्रतिनिधि, हर एक सांसद या विधायक का प्रतिनिधि वहां पर होता है, मौजूद होता है, उसको बताया जाता है यहाँ इतने वोट पड़े, इस तरीके से गिनती हो रही है, और वो सब बैठ के देखता है। उस नजरिए से अखिलेश यादव या कोई विपक्षी नेता अगर ये कहे अपने कैडर से, अपने संगठन के लोगों से और वो अपने एजेंट्स से, जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है बाकायदा सिस्टम के तहत, पारदर्शिता होती है हमारे यहाँ कि आप डटे रहना, आप ईमानदारी से वहां पर निगरानी रखना, यहाँ तक तो ठीक है और होना भी चाहिए। हम अपने वोटों की निगरानी कर सकते हैं, विपक्ष भी सत्ता पक्ष भी, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कि लाठी लेके पहुंच जाना या कफन बांध के पहुंच जाना या चिता लेके पहुंच जाना, ये शब्द मुझे लगता है किसी बड़े नेता के लिए जो है थोड़े हिंसा की तरफ प्रेरित करने जैसे होते हैं। और मुझे लगता है कि जब इस तरह का कोई अनुष्ठान होता है लोकतंत्र का, जब नतीजे आ रहे होते हैं, ये स्वीकार करने का दिन होता है, लेकिन फिर भी कुछ हारे हुए लोग कुंठित होते हैं, कुछ नौजवान जो जनसभाओं में शामिल होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, वो निराश होते हैं, वो हिंसा की तरफ ना बढ़ जाए। इसलिए बड़े नेताओं को ये चाहिए, पहले से अपील करना चाहिए कि शांति बना के रखिएगा, एक दूसरे को बधाई दीजिएगा, स्वीकार करिएगा, लोकतंत्र को मजबूत करिएगा। और ये भी कह सकते हैं, मैं फिर यही कह रहा हूं कि आप काउंटिंग के वक्त मुस्तैद रहिएगा, आप सख्ती से निगरानी करिएगा, आप बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा, आप डटे रहना, यहां तक तो ठीक है, लेकिन सर पे कफन बांधना जैसे शब्द जो है ऐसे मौके पर ऑब्जेक्शनेबल है। देखिए एक चीज जो मैं खुल के बात कहूं कि विपक्षी नेताओं की तरफ से जो बयान आ रहा है, उनका ये कहना है कि एग्जिट पोल एक बिल्कुल प्रायोजित था, पैसा देके और सत्ता के दबाव में आया और वो जो प्रधानमंत्री ने फिगर दिया था वहां लाके करीब कर दिया। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। और उनका ये कहना है कि सवाल इस तरह के किए गए विपक्षियों से कि भाई उससे फायदा क्या होगा, तो उन्होंने कहा नहीं साहब, अधिकारी जो होते हैं देश भर के, खासतौर से जिलाधिकारी जो होते हैं, उन पर दबाव बनता है, उनको साइकोलॉजिकल लगता है कि फिर से सरकार आने वाली है, हमें फिर से उनके अधीन करना पड़ेगा। तो जिन सीटों पर 1000, 2500 का अंतर हो रहा होता है जीत हार का, तो सत्तारूढ़ दल के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको वो जिता देते हैं। ठीक है नावेद भाई, ठीक है, थोड़ा सा सख्ती से हटाए रहिए, लेकिन कफन वफन की बात ना करें तो अच्छा है। ठीक है
जो लोग ऐसी बात कह रहे हैं कि अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए ये एग्जिट पोल कराया गया, वो लोग नासमझ हैं। बड़ी बात कह रहा हूं, वो नासमझ है या समझदार है, ऐसा पोज कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जब 77 में चुनाव हारी थी ना, तो रायबरेली में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, एनडी तिवारी, यशपाल कपूर, मक्खनलाल फोतदार, सब ने उसको प्रेशराइज किया, दे फोन। क्या वो 2:30 बजे घर चला गया रात में, और 3 सवा 3 बजे अनाउंस करा दिया कि इंदिरा गांधी हार गई। कौन भाई का लाइफ प्रभावित कर लेगा? और दूसरी एक प्रैक्टिकल बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उदाहरण ले लीजिए, जो बंगाल में कलेक्टर है किसी जिले में, उसको ये भाजपा वाले कैसे प्रभावित कर लेंगे? या तफरीम लेने आए हो क्या? चकल्लस कर रहे हो यहां? ये प्राइमरी स्कूल का खड़ा है क्या? रेले पड़े हो? स्टालिन के राज्य में कलेक्टर स्टालिन के अधीन है कि प्रशांत पटेल के अधीन है? मजाक कर रहे हो? और उत्तर प्रदेश में फोन करने की जरूरत क्या है? मान लीजिए केंद्र में भाजपा नहीं आए, उत्तर प्रदेश में तो योगी है ना, कलेक्टर तब क्या लालू प्रसाद यादव के अधीन हो जाएगा? फर्रुखाबाद का कलेक्टर? यार क्या कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? इतनी भी गर्मी नहीं पड़ रही, क्या लेवल बोलो, अभी इतनी गर्मी नहीं है, किसी बात कर रहे हो? अब फंस गए, घड़ी देखते रहो। 7 बजे बोला है इलेक्शन कमीशन, बोले 7:05 तक नहीं रुकेंगे, मुकदमा लिखा देंगे। मुझे लगता है ऐसे मामलों में 2-4 मुकदमे हो जाने चाहिए और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई भी हो जानी चाहिए, ताकि ये जो पूरी चुनाव प्रक्रिया को लांछित करने का जो खेल चलता है ना, ये नहीं है। पांडे जी, वीडियो को अंत तक देख लिया होगा आपने। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की डिबेट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिख कर जाना। मिलते हैं एक नए ज्वलंत मुद्दे पर। जय हिंद।